हेलो बच्चों, रेजोनेंस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं एच एस ठाकुर, केमिस्ट्री फैकल्टी। नीट मॉक टेस्ट सीरीज में आज हम देखते हैं केमिस्ट्री फुल सिलेबस टेस्ट। तो बेटा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर बोथ मेंबर्स। परमानेंट डाइपोल मोमेंट देखने के लिए बेटा ये तरीका रहता है कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए, डिफरेंट एटम से जुड़ा होना चाहिए, या फिर ये कहें कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो उसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट आता है। जैसे यहाँ पे SiF4 देखें तो SiF4 में सेंट्रल एटम सिलिकॉन है और सिलिकॉन से चारों एटम सेम जुड़े हैं और इस पर लोन पेयर नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल आएगा, टेट्राहेड्रल, और इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। सेकेंड एटम NO2, इसका स्ट्रक्चर बेंट है बेटा, और बेंट होने के कारण इस पर नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा, मींस इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो यहां पर SF4 का 0 होगा लेकिन इसका 0 नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा बेटा कि दोनों का डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड देखते हैं बेटा, यहाँ पे CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर है जिसके कारण इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर NO2 और O3 दोनों का बेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ध्यान रखने का यह है कि जो ओजोन होता है इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता है और इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाता है, जिसके कारण फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इसका हम बनाए आगे तो इस तरह से बन जाएगा। इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। ठीक है बेटा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। इसमें यहां पर दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, SiF4 और CO2। आंसर थर्ड होगा। मैच द कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2 स्पीशीज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैच करना बेटा तो हम इलेक्ट्रॉन नंबर से मैच कर सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 14 हो तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, और दोनों तरफ 0.5 से डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन अगर 13 हो तो भी 2.5 और 15 हो तो भी 2.5, 12 हो 2, इधर ऊपर 16 हो तब भी 2। 14 पर बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता 3, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन नंबर 1 से चेंज करने पर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से चेंज हो जाता है। तो यहां पर देखें बेटा, Cn प्लस में इलेक्ट्रॉन है 12, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, मींस इसका A आएगा। Cn माइनस में इलेक्ट्रॉन है 14, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, ये B होगा। NO में इलेक्ट्रॉन है 15, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, और Cn में इलेक्ट्रॉन है 13। Cn में इलेक्ट्रॉन है बेटा 13, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे A का फर्स्ट है, B का थर्ड है, C का फोर्थ और D का सेकेंड। C का फोर्थ और D का सेकेंड मींस आंसर थर्ड होगा। Which of the following shows the correct order of stability? बेटा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन है, और कार्बोकेटाइन के अगर पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करना है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीशीज होना चाहिए। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा। यहाँ पे देखें CH3OCH प्लस CH3, ये लोन पेयर द्वारा LP पॉजिटिव रेजोनेंस आएगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन आएगा तो रेजोनेंस आएगा, जिसके कारण ये काफी स्टेबल होगा बेटा। तो ये नहीं हो सकता, ये इन CH2 प्लस से ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इन सारी स्पीशीज में देखें सबसे कम स्टेबल CH3CH2 प्लस होगा, उसके बाद CH3 प्लस CH3, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है, ज्यादा स्टेबल होगा। CH3OCH2 प्लस, यहाँ पे LP पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, LP पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस होगा, ये काफी स्टेबल होगा। यहाँ पर भी LP पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है और साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है। इन दोनों में LP पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसलिए ये और ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा CH3OCH प्लस CH3, उसके बाद में CH3OCH2 प्लस, फिर 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड।
low spin complex of D6 cation, an octahedral field will have the following energy. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मींस बेटा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इस टाइप से बनेगा D6 T2G और EG। लो स्पिन है इसलिए पेयरिंग हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब इसमें देखें अगर तो जब इलेक्ट्रॉन T2G में फिल होगा, लोअर एनर्जी में फिल होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी -2/5। ये डेल्टा O CFS ही है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, और ऊपर की तरफ होगा +3/5 डेल्टा O। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए -2 into 6 प्लस पेयरिंग एनर्जी, 3 पेयरिंग है तो 3 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। ये टोटल हो जाएगा -12/5 डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी, 3 पेयरिंग एनर्जी। तो आंसर होगा सेकेंड। स्टेटमेंट 1, एडिशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, addition of more volatile component to the solution of two liquids increases the vapor pressure of the solution। ये करेक्ट है बेटा। अगर वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि वोलेटाइल ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज आर ऑलवेज सेम एज इन द सॉल्यूशन। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता कि अगर मोल फ्रैक्शन, अगर वोलेटिलिटी दोनों की डिफरेंट होगी तो मोल फ्रैक्शन डिफरेंस हो जाए। समझे जरा, ये 2 कंपोनेंट है सॉल्यूशन में A और B, इनमें वेपर फॉर्मिंग टेंडेंसी A की ज्यादा है अगर, तो ये ज्यादा वेपर बनाएगा। अगर ये ज्यादा वेपर बनाएगा तो वेपर में A का कंपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम नहीं हो सकता है लिक्विड फेज और वेपर फेज में। जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? Among halide ions, iodide ions is the most powerful reducing agent। बेटा reducing agent का और oxidizing agent का ऑर्डर देखें तो हेलोजन में ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है F2, Cl2, Br2 एंड I2, और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है इसका अपोजिट। जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर, I-, Br-, Cl-, F-। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गया बेटा अगर हेलाइड आयन में देखें तो आयोडाइड में। अमंग हेलाइड आयंस आयोडाइड इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये करेक्ट है। क्लोरीन इज द ओनली हेलोजन विच डज नॉट शो अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी करेक्ट है बेटा। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। HOCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HOBr, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उस ऑक्सी एसिड की एसिडिटी ज्यादा होगी, तो HOCl की एसिडिटी HOBr से ज्यादा होगी। नेक्स्ट HF इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, ये रॉन्ग है बेटा। अगर हाइड्रो एसिड देखे तो इनकी एसिडिटी का ऑर्डर ये होता है HI स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, देन HBr, देन HCl, देन HF। तो हेलोजन के हाइड्रो एसिड में वीकेस्ट एसिड होता है HF, ये रॉन्ग होगा। इनकरेक्ट उसने पूछा था इसलिए आंसर 4th हो जाएगा। When HNO3 is added to a solution of CONH3 5Cl3, the precipitate of AgCl shows 2 ionizable chloride ions। This means बेटा अगर इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करें तो कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। कॉम्प्लेक्स इसका इस तरह से फॉर्म होगा CONH3 5Cl Cl2।
तो इसमें 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी द्वारा बाइंडेड होंगे और वो आयोनाइजेबल होंगे, तो कॉम्प्लेक्स यही है। अब इसमें वो बोल रहा है 2 क्लोराइड क्लोरीन एटम्स सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एंड 1 सेकेंडरी वैलेंसी। और ये करेक्ट है तो बेटा थोड़ा, लेकिन इसमें इनकरेक्ट ये हो गया है कि क्लोराइड जो सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो करेगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन अगर इससे मोर एक्यूरेट हो तो 1 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंस, ये ज्यादा एक्यूरेट है बेटा, आंसर सेकेंड होगा। 3 क्लोरीन एटम से सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंस, नहीं तीनों सेकेंडरी वैलेंस नहीं, 2 प्राइमरी वैलेंसी और 1 क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी। 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंस, नहीं ये भी नहीं है, तो आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा। ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बेटे कंपलसरी नहीं, जैसे एम एक केस देखें, अगर स्क्वायर प्लेनर में चारों लिगेंड अगर सेम होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, केवल वो करते हैं जिसमें लिगेंड कम से कम 2 टाइप के हो और उनके कम से कम 2-2 नंबर हो, A2BC, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मेटल जनरली अज्यूम्स sp3 हाइब्रिड स्टेट। नहीं बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, तो ये दोनों इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट, आंसर थर्ड होगा। Which of the following solution gives white precipitate with PbNO3 twice as well as with BaNO3 twice? PbNO3 और BaNO3 दोनों के साथ प्रेसिपिटेट दे, और प्रेसिपिटेट तब फॉर्म होता है बेटा जब कोई इंसोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म होता है। बेरियम और लेड दोनों का इंसोल्यूबल सॉल्ट होता है सल्फेट, PbSO4 वाटर इंसोल्यूबल है, BaSO4 वाटर इनसोल्यूबल, दोनों के व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं, मींस सल्फेट के साथ दोनों प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, क्लोराइड के साथ नहीं करेगा, लेड करेगा क्लोराइड के साथ लेकिन बेरियम नहीं करेगा। सोडियम सल्फेट के साथ दोनों प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आएगा लेकिन बेरियम उसके साथ भी प्रेसिपिटेट नहीं देगा, तो केवल सोडियम सल्फेट इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Number of moles of K2Cr2O7 required to oxidize 12 moles of ethanol to acetic acid in acidic medium will be। एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 के कितने मोल लगेंगे? इथाइल अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करने के लिए, इथाइल अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करने के लिए इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से फॉर्म होगा एसिटिक एसिड। अगर इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहां पे बेटा कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहां पर +2 है, मींस इस ऑक्सीडेशन में इथाइल अल्कोहल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। K2Cr2O7 का जब रिडक्शन होता है तो ये ऑरेंज कलर का K2Cr2O6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से ग्रीन कलर के +3 क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमियम आयन में। ठीक है, यहां पे ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन। +6 से क्रोमियम +3 पे गया, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लेकिन कंपाउंड में 2 क्रोमियम है इसलिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर इनका सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो 3 और 2, इन दोनों नंबर को अगर क्रिस क्रॉस करें तो 3 मोल इथाइल अल्कोहल के लिए 2 मोल K2Cr2O7 लगेगा। अब उसने 12 मोल्स दिए हैं हमको इथाइल अल्कोहल के, तो 12 मोल्स के लिए इसके टोटल 8 मोल्स लगेंगे। ये 12 मोल्स दिए हैं, इसके टोटल 8 मोल्स रिक्वायर होंगे, 8 मोल्स रिक्वायर होंगे। आंसर होगा फोर्थ। मैच द बिलो करेक्ट टर्म्स। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स। आइसोटोप्स वो होते हैं बेटा जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, Z सेम। आइसोटोन्स N सेम, न्यूट्रॉन सेम।
आइसोडाइफर्स जिनमें N माइनस पी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम, और आइसोबार्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम, ए सेम। तो पहले में हम देख रहे हैं बेटा सबके एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए ये आइसोटोप्स होंगे। तो फर्स्ट ए होगा, ये फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। इन दोनों के एटॉमिक मास सेम है, ये आइसोबार होंगे। सेकेंड आइसोबार। थर्ड, इनमें अगर आप न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन सेम आएंगे, 76 माइनस 32, 77 माइनस 33। एक नंबर एटॉमिक मास में इंक्रीज किया तो एक नंबर हमने एटॉमिक नंबर में इंक्रीज कर दिया, मींस न्यूट्रॉन नंबर सेम रहेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका आ जाएगा थर्ड बी का। ठीक है, नेक्स्ट यूरेनियम और थोरियम। अब यूरेनियम और थोरियम इसको हम देखें, इसके पहले ये थोड़ा सा जान लें बेटे कि आइसोडाइफर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये भी ध्यान रखें कि आइसोडाइफर्स अल्फा पार्टिकल इमिशन से फॉर्म होते हैं। जब अल्फा पार्टिकल इमिशन होता है तो आइसोडाइफर्स बनते हैं, और अगर बीटा पार्टिकल इमिशन होता है तो आइसोबार फॉर्म होते हैं। और 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल इमिशन होता है, जितने अल्फा इमिट हो उससे डबल बीटा पार्टिकल इमिशन होता है तो आइसोटोप फॉर्म होते हैं। तो हम देख लेते हैं, अगर एक अल्फा पार्टिकल के इमिशन से ये फॉर्म हो रहा होगा तो ये आइसोडाइफर होंगे ही, इनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होगा। जब एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो मास 4 से डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है। अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो मास 4 से डिक्रीज होता है, -4 होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर में -2 होना चाहिए। 235 -4 231 करेक्ट है। 92 -2 90 मींस अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है इसमें और अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है, तो इन दोनों में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन डिफरेंस सेम होगा। तो फोर्थ का होगा बेटा सी। और फिफ्थ देखें, हाइड्रोजन ड्यूट्रियम ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, वेल नोन। ये तो इसमें फिफ्थ का आ जाएगा आइसोटोप, मींस यहां पे भी ए होगा। तो फर्स्ट का होगा ए, सेकेंड का डी, फर्स्ट ए सेकेंड डी, थर्ड बी है, फोर्थ सी है और फिफ्थ ए। आंसर 1 होगा। द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कंपाउंड एक्स एंड देयर इन्फेरेंस आर 2,4-DNP टेस्ट। ये कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन का। अगर कोई 2,4-DNP टेस्ट देता है जिसे हम ब्रेडिश रिएजेंट भी बोलते हैं, तो 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ वो ऑरेंज या येलो पीपीटी देते हैं। तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स ये करेक्ट है। ये दे रहा है, इसका मतलब ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसका मतलब उसके साथ उसके पास COCH3 ग्रुप है, वो मिथाइल कीटोन है। पहला वो कार्बोनाइल है और दूसरा वो मिथाइल कीटोन है। ये दोनों टेस्ट बताती है कि वो COCH3 ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। COCH3 इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ये कन्वर्ट हो सकता है COCH3 बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से COCH3 ग्रुप आता है। CH और करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे, CHOH CH3 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से COCH3 ग्रुप आता है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड में से कोई हो सकता है। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है कि एजोडाई टेस्ट, नो डाई फॉर्मेशन। डाई फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि वो कन्वर्ट हो डायोजोनियम सॉल्ट में, C6H5NH2। एनिलीन को अगर हम NaNO2HCl से ट्रीट करें तो ये डायोजोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा पहले N2Cl, और नेक्स्ट स्टेप में ये एनिलीन या फिनॉल के साथ डाई फॉर्मेशन करेगा। तो डाई टेस्ट देने के लिए ग्रुप NH2 होना चाहिए, 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए। अगर डाई टेस्ट नो डाई फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब वो 1 डिग्री अमाइन नहीं है। तो दो चीजें बेटा, एक COCH3 ग्रुप होना चाहिए और दूसरा उसमें NH2 ग्रुप नहीं होना चाहिए, COCH3 होना चाहिए। ये आंसर होगा फर्स्ट।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 रिप्रेजेंट्स ए रेडॉक्स रिएक्शन। अगर XeF6 का हाइड्रोलाइसिस करें, वाटर से रिएक्शन करें, तो ये फॉर्म होता है XeOF4, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा, प्लस HF। दूसरा XeO2F2, देन XeO3, साथ में HF फॉर्मेशन होता है सभी में, और सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है, +6 +6 +6 +6, मींस XeF6 का हाइड्रोलाइसिस रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस आर XeOF4, करेक्ट है, एंड XeO3, ये भी करेक्ट है। वेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिमेन सेम, इट वाज इन द रिएक्टिंग स्टेट, करेक्ट है बेटा ये। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। आंसर सेकंड होगा। A solution is prepared by urea and water. If mole fraction of water is 0.8 in the solution, then find the ratio of mass of urea and water. बेटा अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन x वाटर 0.8 है, तो x यूरिया 0.2 होगा। और अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो देखें x वाटर अपॉन x यूरिया, तो ये इनके मोल के रेशियो में आ जाएगा, n वाटर अपॉन n यूरिया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि वाटर के मोल 0.8 है और यूरिया के मोल 0.2 है। A solution is prepared by urea and water. If mole fraction of water is 0.8 in the solution, then find the ratio of mass of urea and water. ठीक है बेटा। तो अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.8 है, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन 0.2 होगा। टोटल मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। हाँ, अगर हम बेटा इनका मोल रेशियो देखें, तो वो मोल फ्रैक्शन के रेशियो में ही होगा, x वाटर अपॉन x यूरिया। वाटर का मोल फ्रैक्शन होगा वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल, यूरिया का मोल फ्रैक्शन यूरिया के मोल अपॉन टोटल मोल। अगर डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा वाटर के मोल अपॉन यूरिया के मोल। या जो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि यूरिया और वाटर का मास, तो x यूरिया अपॉन x वाटर इक्वल टू n यूरिया अपॉन n वाटर। अब अगर मास देखना चाहें तो यूरिया के मोल आ गए 0.2, वाटर के मोल 0.8, यूरिया का मास 60, वाटर का मास 18। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, ये डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 60 अपॉन 18। 4 टाइम में इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 15/18। फिर 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो आंसर होगा बेटा 5/6, आंसर 1, आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF इन BF3, ये 646 किलोजूल पर मोल, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CF इन CF4 इज 5.5 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब BF3 में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। क्या रीजन हो सकता है, समझते हैं हम थोड़ा सा। BF3 में बेटा स्ट्रक्चर ये होगी, और CF4 में
यहां बोरॉन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, और वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो यहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, लोन पेयर पी पाई बैक बॉन्डिंग। जो कि यहां पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल है तो इस तरह से यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इसमें फिर रेजोनेंस होगा, मींस ये डबल बॉन्ड जो है यहां से शिफ्ट होके फिर बाद में ये लोन पेयर अपना ले लेगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, फिर ये वापस लेगा, ये डोनेट करेगा। इस तरह से इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइब्रिड होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इसमें बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगा। जब भी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगा। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा सेकेंड बॉन्ड डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड की और ज्यादा होगी। इसमें प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, इसलिए बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड से ज्यादा होगी। देखते हैं अब ऑप्शन में। तो पहला स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बिटवीन बी एंड एफ इन BF3H कंपेयर टू दैट ऑफ CF4। सिग्निफिकेंट पी पाई इंटरेक्शन बिटवीन B एंड F इन BF3। There is no possibility of such interaction between carbon and fluorine। ये करेक्ट आंसर होगा। बैक बॉन्डिंग BF3 में पॉसिबल होगी लेकिन CF4 में पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है बेटा, और बैक बॉन्डिंग होगी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंगस्ट द फॉलोइंग विच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। जो प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करे उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये एडिटिव नेचर नहीं दिखाती, मींस जैसे हम देखें कि वाटर वॉल्यूम में देखें कि 1 लीटर प्लस 1 लीटर इक्वल टू 2 लीटर हो जाता है। ये एडिटिव नेचर वॉल्यूम शो करता है लेकिन टेम्परेचर ऐसा एडिटिव नेचर शो नहीं करता। एग्जांपल से देखें, ये 1 लीटर वाटर है, दूसरा ये 1 लीटर वाटर है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो सपोज इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों को ऐड कर दें तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 लीटर। 2 लीटर, लेकिन टेम्परेचर अब भी 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो ऐड नहीं होगा, एडिटिव नेचर शो नहीं करेगा, तो उसे हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो ये भी इंटेंसिव है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ऑफ कॉलम 1 विद द ज्योमेट्री इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। इंटर हेलोजन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हेलोजन हेलोजन के बीच में जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, तो उसे हम कहेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, एक्स एक्स डेज, दो एटम है तो ज्योमेट्री ऑब्वियसली लीनियर ही होगी, तो सेकंड ए का हो जाएगा लीनियर, मींस थर्ड।
ए का थर्ड हो जाएगा XX3 डैश। इसमें अगर हम देखें सपोज ये ClF3 है, एग्जांपल से ले लेते हैं हम, ClF3 है, इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं ICl लीनियर हो जाएगा। ClF3 में अगर देखें तो 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, sp3d होगा। और sp3d में जो दोनों लोन पेयर होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे। लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा देते, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, और इक्वेटोरियल पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए वो इक्वेटोरियल पर आ जाएंगे। यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन और फिर फ्लोरीन, तो ये टी शेप हो जाएगा। तो X3 जो होगा वो टी शेप होगा, लीनियर टी शेप बी, सॉरी ए और बी। नेक्स्ट X5 डैश, अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम देखें ClF5 में हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसमें 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर होगा। हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है बेटा, तो अब इसमें Cl के साथ एक स्क्वायर फॉर्म में 4 फ्लोरीन इस तरह से कंबाइन होंगे। एक फ्लोरीन नीचे रहेगा, एक लोन पेयर ऊपर रहेगा। ये स्ट्रक्चर हुआ स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल मींस फोर्थ C। नेक्स्ट XX7 डैश मींस IF7 देख सकते हैं हम, IF7। और IF7 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आएगा। सेंट्रल एटम आयोडीन से 5 फ्लोरीन एक पेंटागन के फॉर्म में बाइंड होंगे और 1 फ्लोरीन प्लेन के अबो 1 बिलो होगा, तो इसे हम कहेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसका डी होगा। तो अब देखें जरा, ए का थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ और डी सेकेंड। आंसर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कंपाउंड इज नॉट द आइसोमर ऑफ 3-ethyl 2-methyl pentane। बेटा आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला देख लेते हैं, 3-ethyl 2-methyl pentane, पेंटेन 5 कार्बन, मिथाइल 1 कार्बन, इथाइल 2 कार्बन, मीन टोटल उसमें 8 कार्बन है। ये 8 कार्बन कंपाउंड है। इसमें देख लेते हैं, पहले कार्बन काउंट कर लेते हैं बेसिक वे। अगर कार्बन ही अलग आ रहा है तो वो आंसर हो ही गया, कम से कम मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए। ठीक है, वैसे भी सेचुरेटेड है सबके सब, तो डायरेक्ट हम मोलिकुलर फॉर्मूले से चेक कर लेंगे। 8 टोटल 8 कार्बन है इसमें। इसमें काउंट करते हैं 3-3-6 कार्बन है। इसमें टोटल कार्बन 8 कार्बन है। इसमें टोटल कार्बन 8 कार्बन है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, इन हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज ओवरलैप बिटवीन। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा सिग्मा रेजोनेंस है। हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको केवल फोर्थ, जिसमें सिग्मा दिया है, तो आंसर हो जाएगा फॉर सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होता है, रेजोनेंस होता है।
आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द कंपाउंड्स X एंड Y रेस्पेक्टिवली आर। एक्सेस ब्रोमीन लेंगे वाटर के प्रेजेंस में, एक्वस ब्रोमीन लेंगे बेटा, तो अगर इसमें CH3 नहीं होता तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का व्हाइट पीपीटी आता। अगर CH3 है तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएंगे ब्रोमीन दोनों, कंपाउंड ये फॉर्म हो जाएगा NH2 Br CH3 NNO2 HCl के साथ जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा NNO2 HCl के साथ डायजोनियम सॉल्ट देगा N2Cl Br CH3। अब इसकी रिएक्शन अगर H3PO2 से करवा दें तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा इसमें से N2Cl लीव हो जाएगा, कंपाउंड फॉर्म होगा (3,5-डाइब्रोमोटॉलुइन। तो X कंपाउंड है ऑर्थोडाइब्रोमो टॉलुइडिन और Y कंपाउंड है 3,5-डाइब्रोमोटॉलुइन। आंसर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, मेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, बेटा एसीटेट ग्रुप जो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर रिएक्शन कराया जाए तो जो एसीटेट फॉर्मेशन होता है वो किसी कंपाउंड में OH के प्रेजेंस का डिसाइड करने के लिए यूज होता है। ये फिर से ले लेते हैं सर, है ना, कुछ थोड़ा आप लाइन हाँ वो हटा देता हूं मैं पूरा, हाँ फिर से कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ग्लूकोज पेंटाएसीटेट इन मेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बेटा जब किसी कंपाउंड की एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई जाती है तो उसका एसीटेट फॉर्मेशन होता है, और एसीटेट फॉर्मेशन उस कंपाउंड में OH ग्रुप का प्रेजेंस देखने के लिए किया जाता है। इसमें हम OH ग्रुप देखते हैं 1 2 3 4 5 OH है, इसलिए पेंटाएसीटेट फॉर्मेशन करेगा, और जहां जहां पर OH है वहां पे एसीटेट आ जाएगा। तो AC हो जाएगा एसीटेट, एसीटेट ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे भी एसीटेट ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर भी एसीटेट ग्रुप आ जाएगा। ये एसीटेट ग्रुप आ जाने के कारण फ्री OH ग्रुप नहीं होगा, एनोमेरिक OH फ्री नहीं होगा, इसलिए ये एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट अब नहीं देगा। ठीक है, तो 2,4-DNP जो कि एल्डिहाइड का टेस्ट है नहीं दे पाएगा, क्योंकि एनोमेरिक OH जो कि एल्डिहाइड या
कीटोनिक ग्रुप होता है वो फ्री नहीं है, ये नेगेटिव होगा। NH2OH ये भी कार्बोनिल कंपाउंड की ही टेस्ट है, एल्डिहाइड कीटोन की, नेगेटिव होगा। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड की टेस्ट है, ग्लूकोज एल्डिहाइड है लेकिन उसका एनोमेरिक OH अभी फ्री नहीं है, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। और NaHSO3 के साथ टेस्ट भी नेगेटिव होगा, मीन्स अब सारे टेस्ट नेगेटिव होंगे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में, क्योंकि एनोमेरिक OH फ्री नहीं है। आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया तो यहां पे बनेगा NHCOCH3, जिसे हम एसिटेनिलाइड बोलते हैं, एसिटेनिलाइड। बेटा ये एसिटाइलेशन इसलिए किया जाता था कि NH2 की रिएक्टिविटी को, NH2 ग्रुप की जो रिंग एक्टिवेटर टेंडेंसी उसको कंट्रोल किया, जैसे हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अब ये थोड़ा कम रिएक्टिव हो गया, ब्रोमिनेशन करेंगे तो केवल मोनोब्रोमिनेशन होगा, अदरवाइज डायरेक्ट ब्रोमिनेशन पर उस पर ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बन सकता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, ठीक है बेटा। अब अगर इसका ब्रोमिनेशन होगा तो यहां पर जो कंपाउंड आएगा, अगर मेजर प्रोडक्ट देखें तो ब्रोमीन पैरा पर जाएगा, NHCOCH3, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। नेक्स्ट जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देखें बेटा जरा, ये अमाइड है, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड सेपरेट हो जाएंगे, यहां पे प्रोडक्ट आएगा NH2Br, पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो आंसर होगा फर्स्ट, पैरा ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट ऑफ I इज, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर KCN से हो तो अल्काइल हैलाइड KCN के साथ साइनाइड देते हैं, जबकि AgCN के साथ आइसोसाइनाइड देते हैं, क्योंकि KCN आयनिक कंपाउंड है जबकि AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है। तो यहां पे बनेगा C2H5CN। अगर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ये फॉर्म होगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन में उसने हमसे वाई पूछा बेटा, तो वाई होगा प्रोपेनोइक एसिड, आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following compounds will form significant amount of meta product during mononitration reaction? ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है बेटा एनिलीन की, क्योंकि जब एनिलीन का नाइट्रेशन किया जाता है, डायरेक्ट नाइट्रेशन, जब डायरेक्ट नाइट्रेशन इसका करते हैं HNO3 से, तो इसका पहले प्रोटोनेशन हो जाता है, ये बेस है इसलिए इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है प्रेफरेंस में। और ये जो NH3+ ग्रुप बना है एनिलीनियम आयन, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग। अब इसका नाइट्रेशन होगा तो NO2 ग्रुप मेटा पर जाएगा। तो
मेटा नाइट्रो एनिलिन भी यहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट में देखता है, अगर बनता है। अगर बेटा यहाँ पे हम देखें कि आर्थो मेटा पेरा का रेशियो क्या रहता है, तो ये बनता है 47%, पेरा 51%, आर्थो 2%। कंसिडरेबल अमाउंट में देता है, ये देगा बेटा एनिलिन। नेक्स्ट देखते हैं oxidation of compound X gives a product which reacts with phenyl hydrogen but does not give a silver mirror test. Possible structure for X is oxidation of compound X का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो gives a product which reacts with phenyl hydrogen, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन है। बट डज नॉट गिव ए सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है। ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। और अगर कीटोन है तो जो इनिशियल कंपाउंड रहा होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन फॉर्मेशन होता है और 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। 2 डिग्री अल्कोहल मींस आंसर थर्ड आएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो इसमें बेटा यहाँ पे ये देखें रिएजेंट जो लिया है NaNO2 प्लस H2SO4, एक्चुअल में HNO2 जो रिएजेंट होता है, HNO2 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल, इसलिए इसको कभी भी सिंथेसाइज करके नहीं रखते हैं, इसको इन सिटू यूज किया जाता है। ठीक है, जब रिएक्शन होना तब रिएक्शन कंटेनर में इन कंपाउंड को हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं जिससे HNO2 फॉर्म होता है। और HCl के अलावा और कोई एसिड हम H2SO4 भी ले सकते हैं। तो यहां हमको ये क्लियर है कि NaNO2 प्लस H2SO4 से हमारा मतलब है HNO2, और HNO2 की रिएक्शन जब NH2 से होती है तो डायोजिनियम सॉल्ट फॉर्म होता है, NH2 विद HNO2 तो बनाएगा N2Cl। ये Cl इससे आ जाएगा ना, NaNO2 HCl होगा, अगर सल्फेट हुआ तो HSO4 माइनस आ जाएगा साथ में। यहाँ पे डायोजिनियम सॉल्ट काफी अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इजीली ब्रेक हो जाते हैं। जैसे देखें हम, तो ये कंपाउंड फॉर्म यहां पे हुआ, ये ओरिजिनल कंपाउंड था OH NH2, जब रिएक्शन हुई उसकी NaNO2 H2SO4 से, NaNO2 H2SO4 से, तो यहां पे फॉर्म होगा N2 प्लस डायजोनियम ग्रुप। डायजोनियम ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इजीली लिव हो जाता है और कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर द्वारा और रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होगा। तो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्टिंग, सॉरी बेटा यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग होगा। मिथाइल शिफ्टिंग होगा, मिथाइल शिफ्टिंग द्वारा कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। एक और मिथाइल आ जाएगा, और यहां पर OH ग्रुप ये प्लस आ जाएगा जो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट स्टेप में का रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा,
OH प्लस। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, -H प्लस, और फॉर्म होगा 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉन 2, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉन 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉन 2। आंसर सेकंड होगा, आंसर सेकंड आएगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन एक बीटा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन होने के लिए उसके पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो E2 रिएक्शन देगा, जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वो E2 रिएक्शन नहीं देगा। इसका ये कार्बन अल्फा, ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है वहां पे, इसमें ये अल्फा कार्बन, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, पर इस वाले बीटा पे हाइड्रोजन है, इस पे नहीं है, इसलिए ये E2 दे सकता है। इसमें एक बीटा कार्बन है, उस पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये E2 एलिमिनेशन नहीं देगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मोर रेडिली देन ब्रोमोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट एट द पैरा पोजीशन stabilizes intermediate carbanion by resonance। ये एक SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन की रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब भी रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस बढ़ेगा तो SN2 रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का अगर प्रेजेंस बढ़ेगा तो रेट डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा समझते हैं। तो जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस अटैक करेगा तो ये कार्ब एनायन फॉर्म होगा, और किसी भी रिएक्शन की रेट उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट अगर कार्ब एनायन है तो ये कार्ब एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन की रेट उतनी फास्ट होगी, और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है, तो जब NO2 का प्रेजेंस बढ़ेगा तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मोर रेडिली देन ब्रोमोबेंजीन। ये करेक्ट है। पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन की रेट ज्यादा होगी क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बन आयन को स्टेबल करेगा जिसके कारण SN2 रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट एट द पैरा पोजीशन स्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्बन एनायन बाय रेजोनेंस। ये भी करेक्ट है बेटा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर होगा 1। Which of the following is the structure of S-pentanetol? बेटा कायरल कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो R और S 2 हो सकते हैं, उसके लिए जरूरी पहले CIP प्रायोरिटी देना पड़ेगी हमको ग्रुप को। जैसे इस कार्बन से देखें तो चारों ग्रुप जुड़े हैं, लेकिन इथाइल इथाइल सेम है, इसलिए कायरल कार्बन है ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता है। इसमें कायरल कार्बन अगर प्रायोरिटी दे इनको तो ऑक्सीजन 1, फिर ये इथाइल 2, ये 3 और ये 4 को हाइड कर लेंगे। अगर देखें नंबरिंग तो ये क्लॉकवाइज है। जनरली क्लॉकवाइज मतलब R होता है, लेकिन उसके लिए हमको फोर्थ ग्रुप की भी पोजीशन देखना पड़ेगी। अगर फोर्थ हॉरिजॉन्टल है, अगर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल है तो क्लॉकवाइज मींस S, और एंटी क्लॉकवाइज
मीन्स R होता है, और फोर्थ ग्रुप वर्टिकल है तो क्लॉकवाइज R और एंटी क्लॉकवाइज S होता है। ये क्लॉकवाइज आ रहा है बेटा, और फोर्थ हॉरिजॉन्टल है इसलिए ये S होगा। यहां पर देखें 1 इथाइल 2 कार्बन 3 मिथाइल का, और ये 4, फिर 4 को हाइड करें, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए ये भी S आएगा। इसमें 1 2 3 और 4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए R आएगा। अब यहां पर देखें तो ये ब्यूटेनॉल है 4 कार्बन है, और ये पेंटेनॉल है 5 कार्बन है, और क्वेश्चन में वो एस पेंटेन टू ऑल ही बोल रहा है इसलिए आंसर थर्ड होगा। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? बेटा इसमें वाटर से रिएक्शन हो रही मीन्स इस रिएक्शन को हम कहेंगे सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वेंट से रिएक्शन हो रही है सॉल्वोलाइसिस, और सॉल्वोलाइसिस हमेशा SN1 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन मीन्स रिएक्शन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होगी। अब इस रिएक्शन में अगर हम कार्बोकेटाइन फॉर्म करें Br हटेगा और यहां पे प्लस आ जाएगा। कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे रिंग एक्सपांशन होगा, 4 मेंबर रिंग है 5 मेंबर रिंग में एक्सपांड हो जाएगी। ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और रिंग एक्सपांशन होगा, और ये यहां पे प्लस आ जाएगा, जिसे हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अगेन होगा, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग होगी, H माइनस शिफ्टिंग, इस पर जब वाटर अब एडिशन होगा तो डीप्रोटोनेशन द्वारा फाइनली फॉर्म करेगा वन मिथाइल वन साइक्लोपेंटेनॉल, 1 मिथाइल 1 साइक्लोपेंटेनॉल। इनसे आंसर होगा बेटा इसका थर्ड आंसर होगा, थर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An aromatic compound X with molecular formula C9H10O gives the following chemical test। बेटा अगर कार्बन 6 या 6 से ग्रेटर हो और हाइड्रोजन उसके इक्विवेलेंट हो तो एक बेंजीन रिंग उसमें होता ही है, जो इसमें 100 भी हो रहा है। फिर हम बोले कि फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव्स, ये 2,4-DNP दे रहा है मींस इसमें या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है जो कि चारों में है, तो ये भी नहीं हो सकता, इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजन, इससे क्लियर हो रहा है कि वो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ही है, कीटोन नहीं है, मतलब अब ये नहीं हो सकता, बाकी इन तीनों में से कोई आंसर है। अंडरगोस केनिज़ारो रिएक्शन, केनिज़ारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तीनों में नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, फिर तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। अगर विग्रस ऑक्सीडेशन से 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब CHO के साथ जो इथाइल जुड़ा है वो सेकंड कार्बन पर ही होना चाहिए, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगर इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये देगा CHO COOH थैलिक एसिड, ऑर्थोथैलिक एसिड, जबकि इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये देगा
टेरिथेलिक एसिड, टेरिथेलिक एसिड 1,4 और ये 1,2 देगा क्वेश्चन में, और ये 1,3 देगा। क्वेश्चन में उसने बोला है 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए, मींस आंसर होगा 4th। लैम्डा एम नॉट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एक्सप्लोटिंग द प्लॉट बिटवीन लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी। बेटा ये रिलेशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लैम्डा एम और अंडर रूट सी का जो रिलेशन है ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा वो नहीं फाइंड हो सकेगा, बाकी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे KCl एक सॉल्ट है और सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये भी सॉल्ट है और ये विक बेस है, ये भी सॉल्ट है। सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, विक भी हो सकता है, एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, विक भी हो सकता है, लेकिन सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। तो विक के लिए फाइंड नहीं कर सकेंगे, आंसर होगा बेटा इसका 3rd, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइपो फॉर द गिवन रिएक्शन इज Na2H2O3 प्लस I2। रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा अगर इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना हो तो ये होता है मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर रेडॉक्स में होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पे कितने का चेंज है देखें जरा। यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, 2 सल्फर पर +4 आ रहा है, 1 सल्फर की +2 होगी, यहां पर +2.5 का चेंज आ रहा है, 1 सल्फर में, 2 सल्फर में टोटल 1 का चेंज है, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर तो 1 आ गया। अब मोलिकुलर वेट इसका फाइंड कर लेते हैं, पर सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि ये हाइपो नहीं है, हाइपोहाइड्रेटेड सॉल्ट है इसका, Na2H2O3.5H2, ये है हाइपो सॉल्ट। इसका मोलिकुलर वेट टोटल फाइंड करें, सोडियम 46, सल्फर 64, ऑक्सीजन 48 और वाटर 5 का 90। इसको टोटल अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 248, तो 248 अपॉन 1, तो इक्विवेलेंट वेट आएगा 248, आंसर होगा 2nd। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 इज। बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और n4 दिया उसने। किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² होते हैं, in any cell इक्वल टू n², और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। अभी ऑर्बिटल हमसे पूछा उसने, तो n² n4 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द करेक्ट वन रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। बेटा इसमें दिया फर्स्ट ए रेट का टाइम के साथ चेंज दिखाया है। अगर यहाँ पे कंसेंट्रेशन हम ले लेते हैं तो ये हो जाता है 0 ऑर्डर के लिए, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन की रेट कंसेंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होती। अगर इसको हम देखें T½ इनिशियल कंसेंट्रेशन से, तो T½ का रिलेशन होता है कंसेंट्रेशन से बेटा, T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन की पावर 1 - n, जहां n ऑर्डर है। अब अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये हो जाता है T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, मींस 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बी ऑप्शन में T½ इनिशियल कंसेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये 0 ऑर्डर है।
यहां पे कंसंट्रेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कंसंट्रेशन टाइम के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर में होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। फिर कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही, कंसंट्रेट उतना ही रिएक्टेंट का। रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बेटा ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर एन, ये रिलेशन होता है रेट और कंसंट्रेशन, जो पावर एन है वही ऑर्डर है, ठीक है। तो अब इसमें देखे जरा, बी जीरो ऑर्डर, सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा कि बी जीरो ऑर्डर है और सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर है, तो आंसर इसका 1 होना है। गिवन एन एक्सेस सॉल्यूशन of ethanol which contains 0.25 mole fraction of ethanol, if 46 ग्राम of ethanol is present in solution, then बेटा इथेनॉल का अगर 46 ग्राम दिया है जो कि उसका मोलिकुलर वेट भी होता है, तो 46 ग्राम इथेनॉल मीन्स 1 मोल होगा। और इसमें अगर वाटर हम देखें तो इसका मोल फ्रैक्शन दिया है, इथेनॉल को हम सोल्यूट्स कंसीडर करें तो 0.25, और वाटर जो है सोलवेंट उसका मोल फ्रैक्शन होगा 0.75, 1 माइनस 0.25, 0.75। इसमें डेंसिटी बेटा क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं, इसलिए मोलरिटी हम इससे फाइंड कर नहीं सकते हैं। अगर इसका वेट हम फाइंड करें तो इसका अगर 1 मोल है तो इसका 3 मोल होना चाहिए वाटर का, और 3 मोल मीन्स 54 ग्राम। वाटर का 1 मोल 18 ग्राम होगा उसका मोलिकुलर वेट, ठीक है। अगर इससे हम मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन 64 ग्राम, नहीं बेटा 54 ग्राम है। परसेंट वेट बाय वेट फॉर सॉल्यूशन इज 66%। अगर इन दोनों मास से अगर परसेंट निकालेंगे तो ये भी 66% नहीं आना है। मोलेलिटी और मोलेरिटी, अब अगर पहले मोलेरिटी की डिस्कस करें बेटा तो मोलेरिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे डेंसिटी देना पड़ेगा, तभी हम वॉल्यूम फाइंड कर सकेंगे। डेंसिटी दिया नहीं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये मोलेलिटी होना चाहिए, जो हम फाइंड करके देख लेते हैं। एक फार्मूला है इसके लिए डायरेक्ट, एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू एम एम ए अपॉन 1000। ये फार्मूला ध्यान रखो, यहां पर एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एम मोलेलिटी, एम एम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें ये होगा एक्स बी 0.25 अपॉन 0.75 इक्वल टू एम इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर 18 आ जाएगा अपॉन 1000, और इसको सोल्व करेंगे तो एम यहां पे आ जाएगा 1000 अपॉन 18 इंटू 3, यह आ जाएगा 18.52, 1000 अपॉन 18 इंटू 3 18.52, तो आंसर आ जाएगा 3rd इसका। रिएक्शन एक दी है हमको 2HI gives H2 plus I2. A sample of HI is placed in flask at a pressure of 0.2 atm. Initial pressure दिया है 0.2 atm, 0.2 atm है। इनिशियली बेटा उसने केवल HI लिया, इसलिए इनका प्रेशर 0 हो जाएगा यहाँ पे, और एट इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर यहां पे हो जाना है बेटा 0.04 atm, 0.04 atm मींस कितना माइनस हुआ है 0.16, 0.2 माइनस 0.16, 0.04 atm। जब इसमें से 2 डिक्रीज होता 1 फॉर्म होता, 1 फॉर्म होता, अगर 0.16 डिक्रीज हुआ तो ये 0.08 और ये भी 0.08 फॉर्म होगा। बेटा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, इसलिए जो प्रेशर का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो भी होगा। तो जिस
रेशियो में प्रेशर चेंज होगा, उसी रेशियो में मोल भी चेंज होगा, तो हम डायरेक्ट प्रेशर को ले सकते हैं ना, पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे 0.04 पार्शियल प्रेशर इसका है, उसका 0.08, 0.08, तो अब यहाँ पे Kp हो जाएगा PH2 इंटू PI2 अपॉन PHI का स्क्वायर, 0.08 इंटू 0.08 अपॉन 0.04 इंटू 0.04 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। आंसर होगा इसका 4। थर्ड, given below are two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. The amphoteric nature of water is explained by using लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। नहीं बेटा, ये रॉन्ग हो गया है, लुईस एसिड बेस से नहीं, ये ब्रोंस्टेड एसिड बेस, ब्रोंस्टेड से एक्सप्लेन होता है ये। वाटर एक्ट एज एन एसिड विद NH3 एंड एज ए बेस विद H2S, ये करेक्ट है। NH3 के साथ वो बेस की तरह एक्ट करता है, जबकि NH3 के साथ वो एसिड की तरह एक्ट करता है, जबकि H2S के साथ बेस की तरह एक्ट करता है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। आंसर फोर्थ आएगा इसका, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन गिवन साइक्लिक प्रोसेस द वर्क डन इंक्लूडेड इज, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू प्लस माइनस π/4 इंटू P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। इस तरह से हम देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज हो, पीवी ग्राफ में क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ये माइनस में आना है बेटा, और P2 यहाँ पे 2P है और P1 P है, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस π/4 इंटू 2P माइनस P इंटू 2V माइनस V। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू माइनस π/4 इंटू PV, माइनस π/4 इंटू PV। आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर डेंसिटी। कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट हमको दिए हैं बेटा, 3D सीरीज एलिमेंट है, इनमें लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, सारे एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, लेकिन डी ब्लॉक में एक्सेप्शन आता है, पहले साइज डिक्रीज होता है देन इंक्रीज होता है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इनका साइज कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन कॉपर और उसके बाद में जिंक पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। डी सबसेल 3D सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज इंक्रीज हो जाता है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर साइज इंक्रीज हो जाए। सबसे कम डेंसिटी इन एलिमेंट में, जो कि 8th 9th 10th 11th इन ग्रुप के एलिमेंट में सबसे कम हो जाएगा 12th ग्रुप की डेंसिटी जिंक की, उसके बाद क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर, कॉपर पर डेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। मींस आंसर होगा बेटा इसका सेकंड, मिनिमम डेंसिटी जिंक देन क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCl। बेटा अगर इनकी HCl से रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटाइन। अब इसमें जब इसकी रिएक्शन HCl से होगी तो इसका कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा
प्लस NO2, नेक्स्ट फॉर्म होगा प्लस, और थर्ड फॉर्म होगा OCH3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। किसी भी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन की रेट उतनी फास्ट होगी। अब इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। इसलिए यही इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी हो जाएगा HCl के साथ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। आंसर सेकेंड आएगा, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The incorrect statement is Cu2 plus ion gives a chocolate colored precipitate with potassium ferrocyanide. Cu2 plus potassium ferrocyanide K4FeCN6 के साथ चॉकलेट ब्राउन कलर्ड Cu2 FeCN6 फॉर्म करता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट बताना है हमको, ये करेक्ट है। Cu2 प्लस एंड Ni2 प्लस, Cu2 प्लस और Ni2 प्लस ये फोर्थ ग्रुप के मेंबर है, बेसिक रेडिकल में फोर्थ ग्रुप में आता है। गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट विद H2H, ब्लैक प्रेसिपिटेट देते हैं ये NiS एंड CuS, NiS एंड CuS का ब्लैक प्रेसिपिटेट देते हैं बिल्कुल। लेकिन Cu2 प्लस जो है ये सेकेंड ए ग्रुप का है और Ni2 प्लस ये फोर्थ ग्रुप का है। H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है तो ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म नहीं होगा। NiS का ब्लैक प्रेसिपिटेट HCl के साथ फॉर्म नहीं हो सकता, H2S बेसिक मीडियम में होना चाहिए NH4OH के साथ, तब फॉर्म होगा। फेरिक आयन गिव्स ब्लड रेड कलर विद पोटेशियम थायोसाइनेट, फेरिक आयन के CNS पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ फेरिक थायोसाइनेट का ब्लड रेड कलर देता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। गिव्स रेड कलर्ड बोरेक्स बिट टेस्ट इन रिड्यूसिंग फ्लेम, ये भी करेक्ट है बेटा। Cu2 प्लस रिड्यूसिंग फ्लेम में रेड कलर देता है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर देता है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा सेकेंड। Cu2 प्लस एसिडिक H2S के साथ ब्लैक पेपिटी देगा, जबकि Na प्लस नहीं देगा, क्योंकि Na प्लस फोर्थ ग्रुप का ग्रुप मेंबर है और फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, कॉलम 1 कॉलम 2। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए कार्बोक्सी आएगा। सल्फोनिक एसिड सल्फो, हेलो कार्बोनिल और एल्कोक्सी कार्बोनिल और एल्केनोइल ऑक्सी। काफी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। कार्बोक्सी ए थर्ड, बी सेकेंड, बी सेकेंड, सी फर्स्ट एंड डी फोर्थ। आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा ही होती है, वेल नोन ट्रूथ है ये भी। क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ऑन एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो क्लोरीन की ही डिस्कस कर रहा है,
except noble gas is generally more than the second period element of the same group. तो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है, सिलिकॉन की कार्बन से ज्यादा है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट से थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज्यादा है। ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज ऑफ द, तो ये करेक्ट है बेटा स्टेटमेंट, स्मॉलर साइज ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस विच अपोज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी करेक्ट है एक्सप्लेनेशन। क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है, या ये कहेंगे फ्लोरीन की क्लोरीन से कम क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, छोटा साइज होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है, F माइनस इजिली फॉर्म नहीं कर सकता, इसमें एनर्जी कम रिलीज होगी, जबकि क्लोरीन में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बेटा, ये आंसर 1 होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CH4 विल बी ऑब्टेन्ड। तो CH4 ग्रिग्नॉड रिएजेंट की रिएक्शन हम किसी कंपाउंड से करवाते हैं और अल्केन फॉर्म हो तो ये इसके लिए उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन, और ये एक्टिव हाइड्रोजन का प्रेजेंस देखने के लिए ही ये रिएक्शन की जाती है। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसलिए इसमें मीथेन आएगा, इसमें आ जाएगा एक्टिव हाइड्रोजन है, 1 एक्टिव हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच के ग्रुप को हम बोलते ही एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, उसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये 2 एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ पे। HCN एसिड है, एक्टिव हाइड्रोजन है एक, और इसमें भी 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। तो ये चारों फर्स्ट सेकेंड फोर्थ चारों मीथेन गैस रिलीज करेंगे ग्रिग्नॉड के साथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, आंसर 2 आएगा इसका। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब कोई भी डाउट हो इससे आगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।